नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी चीज पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद उसकी असली ताकत उसको पूरी तरह नहीं पहचानते। मैं बात कर रहा हूँ व्यायाम की। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, मेडिकल लेख हैं जो ये बताते हैं कि कसरत सिर्फ वजन कम करने या फिट दिखने का तरीका नहीं बल्कि अपने आप में एक शक्तिशाली दवा है। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों को खंगालना और ये समझना कि वैज्ञानिक इसे दवा का दर्जा क्यों दे रहे हैं। कुछ तो इसे शायद अब तक का सबसे ताकतवर मेडिकल उपाय भी कह रहे हैं। ये हमारे शरीर में बिल्कुल अंदरूनी लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करता है और हमारी सेहत, दिमागी कामकाज, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को संभालने में इसके असली फायदे क्या हैं। हाँ, ये सब जानना बहुत जरूरी है। दिमाग से कैसे बात करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो ये जो विचार है एक्सरसाइज इज मेडिसिन या व्यायाम ही दवा है, ये कहाँ से आया है? सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है। क्या सच में आजकल शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहना इतनी बड़ी समस्या बन गया है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक गंभीर हकीकत है। देखिए, वैज्ञानिक और मेडिकल जगत में ढेरों सबूत हैं जो बताते हैं कि शारीरिक निष्क्रियता आज के दौर की एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा संबंध है हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां, डायबिटीज, मोटापा, मतलब कई पुरानी बीमारियों से। और हैरानी की बात है कि हमारी सेहत कैसी रहेगी, इसका 50% से ज्यादा हिस्सा हमारे अपने व्यवहार पर निर्भर करता है, जैसे स्मोकिंग, डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी। 50%? ये तो बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर स्टीव ब्लेयर ने तो इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कहा था। ओहो। और इसका असर बहुत गहरा है। 2012 में द लैंसेट जैसे बड़े जर्नल में ली और उनके साथियों ने लिखा था कि ये एक महामारी जैसी है और दुनिया भर में हर 10 में से एक असमय मौत का कारण बन रही है। हर 10 में से एक? जी। स्थिति इतनी गंभीर है कि अब लोग कहने लगे हैं बैठना नया धूम्रपान है। ये दिखाता है कि हिलना गुलना कितना जरूरी हो गया है। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। तो फिर व्यायाम में ऐसी क्या खास बात है कि उसे दवा कहा जा रहा है? क्या ये किसी जादुई गोली जैसा है? हाँ, कुछ मायनों में कह सकते हैं, बल्कि शायद उससे भी बेहतर। एक स्रोत में मैंने पढ़ा था, कोई एक दवा शरीर के इतने सारे सिस्टम्स पर एक साथ पॉजिटिव असर नहीं डाल सकती जितना कि फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, इतने सारे सिस्टम? हाँ, सोचिए ये हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा ब्रेन, पैंक्रियाज, मांसपेशियां, लिवर, फैट टिश्यू, यहाँ तक कि हमारी आंतों में जो माइक्रोब्स रहते हैं ना, उन तक को फायदा पहुंचाता है। कोई एक गोली ये सब नहीं कर सकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये सिर्फ बीमारी ठीक करने तक ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ बीमारियों को मैनेज करने में मदद नहीं करता, बल्कि हमारी उम्र भी बढ़ा सकता है। एक स्टडी के मुताबिक व्यायाम का हर 1 मिनट शायद जिंदगी में 5 मिनट जोड़ सकता है। 5 मिनट? हाँ, और अगर आप तेज कसरत करते हैं, हाई इंटेंसिटी वाली, तो ये 7 या 8 मिनट भी हो सकते हैं। अरे वाह! और सोचिए, हफ्ते में 450 मिनट तेज चलना, जो रोजाना लगभग 1 घंटा हुआ, वो जिंदगी में 4.5 साल तक जोड़ सकता है। 4.5 साल? ये तो कमाल है। जी, और ओवरऑल देखें तो नियमित व्यायाम करने वालों में किसी भी कारण से होने वाली मौत का खतरा लगभग 31% तक कम पाया गया है। 31%? ठीक है, तो अब ये समझना जरूरी है कि ये सब होता कैसे है। मतलब व्यायाम हमारे शरीर को इतने गहरे मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बदल देता है। मैंने वो मोट्रा पैक ऐसा कुछ नाम सुना था एक बड़ी स्टडी का। हाँ, मोट्रा पैक, मॉलिक्यूलर ट्रांसड्यूसर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कंसोर्टियम, ये वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अच्छा। ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यायाम अध्ययन है जो ठीक यही समझने की कोशिश कर रहा है कि व्यायाम की ये चमत्कारी शक्ति आती कहाँ से है। इसके शुरुआती नतीजे जो चूहों पर किए गए अध्ययन से आए, वो हैरान करने वाले थे। इसमें 19 अलग अलग तरह के टिश्यूज पर 9,500 से ज्यादा चीजों की जांच की गई थी। 9,500? और क्या पता चला उसमें? पता ये चला, जैसा एक रिसर्चर ने कहा, जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आप बस एक अलग इंसान होते हैं। सचमुच लगभग हर टिश्यू नाटकीय रूप से बदल जाता है। हर टिश्यू? हाँ, व्यायाम एक तरह के पॉजिटिव स्ट्रेस की तरह काम करता है, जिसे हॉर्मेसिस कहते हैं। ये शरीर को छोटे मोटे तनाव झेलने के लिए तैयार करता है, जिससे वो बड़े तनावों का बेहतर सामना कर पाता है। जैसे वो हीट शॉक प्रोटीन होते हैं ना, उनको बढ़ाता है जो सेल्स को हेल्दी रखते हैं।
अच्छा। यहाँ तक कि एड्रीनल ग्लैंड जो स्ट्रेस हार्मोन बनाती है और छोटी आंत में भी ऐसे बदलाव देखे गए जिनकी उम्मीद नहीं थी। और खास तौर पर लिवर की बीमारी और टाइप 2 डायबिटीज के मामलों में व्यायाम ने शरीर में उन नेटवर्क्स को एक्टिवेट किया जो बीमारी पैदा करने वाले मैकेनिज्म के ठीक उलट काम करते थे। बाप रे, यानी कसरत सिर्फ मांसपेशियों को नहीं, पूरे शरीर की अंदरूनी केमिस्ट्री बदल रही है। और वो मांसपेशियों के दिमाग से बात करने वाली बात क्या थी? ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, ये मसल ब्रेन क्रॉस टॉक कहलाता है और ये आजकल रिसर्च का एक बहुत ही रोमांचक एरिया है। मसल ब्रेन क्रॉस टॉक। हाँ, होता यह है कि जब हम कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियां सिर्फ सिकुड़ती और फैलती नहीं है, बल्कि वे कुछ खास प्रोटीन छोड़ती हैं जिन्हें मायोकाइंस कहते हैं। मायोकाइंस? जी, मायोकाइंस। ये छोटे मैसेंजर्स की तरह खून में मिल जाते हैं और शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचते हैं, जिसमें हमारा दिमाग भी शामिल है, और वहां जाकर असर डालते हैं। अच्छा, जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर, कुछ खास मायोकाइंस है। पहला है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉलिक फैक्टर। ये दिमाग के लिए एक तरह का फर्टिलाइजर जैसा है। फर्टिलाइजर? हाँ, ये खास तौर पर हिपोकैम्पस जो हमारे दिमाग का मेमोरी सेंटर है, उसके साइज, मेमोरी और नई दिमागी कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, उससे जुड़ा है। व्यायाम BDNF का लेवल बढ़ाता है। दूसरा है आइरिसिन या FNDC5। ये भी दिमागी सेल्स के विकास और सोचने समझने की क्षमता, मतलब कॉग्निटिव फंक्शन, में मदद करता है। और ख़ास बात यह है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर, जो खून और दिमाग के बीच की दीवार है, उससे पार कर सकता है और BDNF को भी बढ़ावा देता है। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। फिर है कैथेप्सिन B, CTSB। ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर पार करके दिमाग तक पहुंच सकता है और BDNF बनाने में मदद करता है। इसे भी बेहतर कॉग्निटिव क्षमता से जोड़ा गया है। ओके। और चौथा L-लैक्टेट। पहले लोग सोचते थे कि ये सिर्फ कसरत के बाद होने वाली थकान का कारण है, एक बेकार चीज। एसिटिक एसिड बिल्डअप, वही ना? हाँ, वही। लेकिन अब पता चला है कि ये मांसपेशियों और दिमाग के लिए एनर्जी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और एक सिग्नल देने वाला मॉलिक्यूल भी है। ये VEGF-A नाम के एक फैक्टर को बढ़ावा देता है जो नई ब्लड वेसल्स बनाने और नई दिमागी सेल्स बनाने में मदद करता है, खासकर दिमागी चोट के बाद। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियां असल में दिमाग की सेहत और कामकाज को बेहतर बनाने वाले केमिकल बना रही हैं। ये तो कमाल की बात है। हाँ, बिल्कुल। यही वजह है कि व्यायाम के दिमागी सेहत के लिए इतने सारे फायदे गिनाए जाते हैं। जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, नियमित व्यायाम से डिमेंशिया का खतरा कम होता है, सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। और आपने कहा था एक बार की कसरत से भी? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये सुधार सिर्फ एक बार की कसरत के बाद भी देखा जा सकता है। इसके अलावा नींद अच्छी आती है और एंजाइटी और डिप्रेशन में भी कमी आती है। वाह, ये सब इसलिए होता है क्योंकि व्यायाम से हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ता है, दिमाग में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं और दिमागी सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। ये वाकई जबरदस्त है। अच्छा, स्रोतों में कैंसर को लेकर भी काफी जिक्र है। उस मोर्चे पर व्यायाम कैसे मदद करता है? हाँ, कैंसर के मामले में भी व्यायाम कई लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पहला तो है रोकथाम और दोबारा होने से बचाव। कई तरह के कैंसर जैसे ब्रेस्ट, कोलन, प्रोस्टेट वगैरह का खतरा व्यायाम से कम होता है। एक स्रोत में तो कुछ कैंसर के खतरे में 50% तक की कमी का भी जिक्र है। 50%? वो कैसे? ये शरीर के वजन को कंट्रोल करके, अंदरूनी सूजन को कम करके और हार्मोन के संतुलन को बेहतर बनाकर काम करता है। अच्छा, और इलाज के दौरान? हाँ, दूसरा पॉइंट वही है, इलाज को ज्यादा असरदार बनाना। जी हाँ, व्यायाम कैंसर के इलाज में भी मददगार हो सकता है। ये सर्जरी के बाद रिकवरी को तेज करता है। रेडियोथेरेपी को ज्यादा प्रभावी बनाता है क्योंकि ये ट्यूमर के अंदर ऑक्सीजन की कमी को कम करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जैसे थकान को कम करता है और शायद दवा को ट्यूमर तक बेहतर ढंग से पहुंचाने में भी मदद करता है। यहाँ तक कि इम्यूनोथेरेपी में भी व्यायाम मददगार हो सकता है, इम्यून सिस्टम को सही करके। अच्छा। पैंक्रियाटिक कैंसर के मरीजों में ये भी देखा गया कि व्यायाम से ट्यूमर में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बेहतर हुआ, जिससे दवा शायद बेहतर पहुंच सके। और लक्षणों को संभालने में? बिल्कुल। तीसरा पॉइंट वही है
कैंसर के मरीजों को अक्सर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, जिसे कैंसर रिलेटेड फटीग कहते हैं। व्यायाम इसे कम करने में दवाओं से भी ज़्यादा असरदार पाया गया है। दवाओं से भी ज्यादा? हाँ, और एक और गंभीर समस्या है कैक्शिक्शिया, जिसमें मरीज की मांसपेशियां गलने लगती हैं और वजन तेजी से घटता है। व्यायाम इससे लड़ने में मदद करता है क्योंकि ये ट्यूमर से निकलने वाले हानिकारक तत्वों का मुकाबला करता है और मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा कीमो ब्रेन यानी कीमोथेरेपी के बाद होने वाली याददाश्त और ध्यान की समस्याओं में भी व्यायाम से सुधार देखा गया है। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च चल रही है। तो व्यायाम सीधे सीधे ट्यूमर और हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डाल रहा है, ये कैसे होता है? हाँ, वो ट्यूमर के आसपास का जो माहौल होता है ना, जिसे ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट या टीएमई कहते हैं, उसे बदलता है। टीएमई, ओके। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, ये ट्यूमर में ब्लड सप्लाई को नॉर्मलाइज करता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर होती है और शायद इलाज बेहतर काम करता है। ये शरीर में सिग्नल देने वाले मॉलिक्यूल्स साइटोकाइंस के बैलेंस को भी ठीक करता है। जैसे मांसपेशियों से निकलने वाले मायोकाइंस IL-6, IL-15 हमारे इम्यून सेल्स को ताकत देते हैं। अच्छा। और फैट टिश्यू से निकलने वाले एडिपोकाइंस का संतुलन भी व्यायाम से सुधरता है, जो कैंसर के विकास को प्रभावित कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारी कैंसर से लड़ने वाली खास इम्यून सेल्स को ज्यादा एक्टिव और प्रभावी बनाता है। कौन सी सेल्स? जैसे नेचुरल किलर सेल्स और CD8+ T सेल्स, जो सीधे कैंसर सेल्स को मारती हैं, उनकी संख्या और ताकत दोनों को बढ़ाता है। ये मैक्रोफेज नाम की इम्यून सेल्स को ट्यूमर विरोधी M1 मोड में लाता है और उन इम्यून सेल्स ट्रेग्स को कम करता है जो कैंसर के खिलाफ इम्यून प्रतिक्रिया को दबाती हैं। समझ गया। तो संक्षेप में व्यायाम इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। ये तो सचमुच अंदरूनी स्तर पर बहुत कुछ बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह का व्यायाम करना चाहिए? क्या सिर्फ दौड़ना या जॉगिंग करना काफी है? और कितना करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना ही काफ़ी नहीं है। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वजन उठाना या रेजिस्टेंस वाली कसरत, वो भी उतनी ही ज़रूरी है। अच्छा, वेट लिफ्टिंग वगैरह? हाँ, या बॉडी वेट एक्सरसाइज भी। ये न सिर्फ मौत का खतरा कम करती है, बल्कि मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करती है, जो उम्र बढ़ने के साथ खासतौर पर ज़रूरी है। इसके अलावा बैलेंस ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण है, जैसे एक पैर पर खड़े होना। हाँ, वो टेस्ट होता है ना एक? हाँ, बिल्कुल। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, वो भी मायने रखता है। तो एक मिला जुला रूटीन सबसे अच्छा है। और मात्रा के बारे में क्या? कितना व्यायाम पर्याप्त है? सामान्य गाइडलाइंस जो हैं वो ये हैं: हर हफ्ते 150 से 300 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी वाला एरोबिक व्यायाम, जैसे तेज चलना, या फिर 75 से 150 मिनट विगरस इंटेंसिटी वाला एरोबिक व्यायाम, जैसे दौड़ना। ठीक है। और इसके साथ साथ हफ्ते में कम से कम 2 दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फायदे थोड़ी सी गतिविधि से भी शुरू हो जाते हैं। एक स्टडी बताती है कि रोजाना सिर्फ 2500 से 2700 कदम चलने से भी मृत्यु दर में कमी दिखनी शुरू हो जाती है। सिर्फ 2500 कदम से? हाँ, और ये फायदे लगभग 7500 से 8800 कदम रोजाना पर सबसे ज्यादा दिखते हैं और उसके बाद एक तरह से स्थिर हो जाते हैं। तो थोड़ा करना भी कुछ ना करने से बहुत बेहतर है। और जहां तक बहुत ज्यादा व्यायाम की बात है, आम लोगों के लिए इसके नुकसान की कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। ये जानना राहत की बात है, लेकिन अक्सर लोग शुरू नहीं कर पाते या डॉक्टरों के पास भी शायद इतना समय नहीं होता कि वे विस्तार से व्यायाम की सलाह दे सकें। एक स्रोत में भी इसका जिक्र था। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल चुनौती है। इसीलिए एक्सरसाइज इज मेडिसिन जैसी पहल शुरू की गई है, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम में व्यायाम को गंभीरता से लिया जाए। अच्छा, वो क्या है? ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। कुछ जगहों पर, जैसे अमेरिका में काइजर परमानेंटे और इंटरमाउंटेन हेल्थ केयर में, क्लिनिक में मरीजों से उनकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पूछना अनिवार्य कर दिया गया है। उसे फिजिकल एक्टिविटी वाइटल साइन PAVS कहते हैं। ठीक वैसे जैसे ब्लड प्रेशर या वजन पूछते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। हाँ,
और डॉक्टरों को इसके लिए सही ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टरों का मरीजों को क्वालिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल्स के पास भेजना भी एक अच्छा तरीका है। और ये भी देखा गया है कि अगर डॉक्टर खुद एक्टिव लाइफ जीते हैं तो वे मरीजों को बेहतर ढंग से प्रेरित कर पाते हैं। सही बात है। हमें लोगों को उनके आसपास मौजूद रिसोर्सेज जैसे पार्क, जिम, फिटनेस ऐप्स उनका इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और मान लीजिए किसी ने अब तक ज्यादा व्यायाम नहीं किया है, क्या उनके शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्रोत 2 में रिचर्ड मॉर्गन का एक अद्भुत उदाहरण दिया गया है। ये सज्जन 93 साल के हैं। 93? हाँ, और उन्होंने 70 की दहाई में नियमित व्यायाम करना शुरू किया था। आज उनका फिटनेस लेवल देखकर कोई भी हैरान रह जाए। उनके शरीर में 80% मांसपेशियां और सिर्फ 15% फैट है, जो किसी जवान व्यक्ति जैसा है। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शुरुआत कभी भी की जा सकती है। जैसा कि एक स्रोत कहता है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। व्यायाम में उम्र बढ़ने के प्रभावों का मुकाबला करने और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने की भी क्षमता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि व्यायाम सिर्फ वजन घटाने या शारीरिक क्षमता बढ़ाने का ही मामला नहीं है। ये तो हमारे शरीर की पूरी अंदरूनी कार्यप्रणाली को मॉलिक्यूलर लेवल तक बदल रहा है, हमारे दिमाग की हिफाजत कर रहा है, गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद कर रहा है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और मल्टी डायमेंशनल हस्तक्षेप है, जिसका असर शरीर के लगभग हर सिस्टम पर पड़ता है। खास तौर पर मायोकाइन्स के जरिए मांसपेशियों और दिमाग के बीच का ये संवाद, ये मसल ब्रेन क्रॉसटॉक, एक बेहद दिलचस्प पहलू है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितना इंटीग्रेटेड है और हमारी मांसपेशियां सिर्फ हिलने डुलने वाले पुर्जे नहीं, बल्कि एक तरह के केमिकल फैक्ट्री या कहें एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं, जो पूरे शरीर की सेहत को प्रभावित करती हैं। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। जरूर। ये देखते हुए कि व्यायाम ऐसे मॉलिक्यूल्स जारी करता है जो कुछ दवाओं के असर की नकल करते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पर बीमारी की प्रक्रियाओं का मुकाबला भी करते हैं, तो भविष्य में हेल्थ केयर व्यायाम के नुस्खों को कैसे देख सकता है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य सलाह बनकर रह जाएंगे, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की विशिष्ट शारीरिक बनावट, उसकी बायोलॉजी और स्वास्थ्य जरूरतों के आधार पर तैयार किए गए सटीक व्यक्तिगत मॉलिक्यूलर हस्तक्षेप का रूप ले लेंगे? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। आज इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।